Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my channel Biological Mints. I am your biology teacher. In our today video, we study about solving a biological problems from class 9th. बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। अब बियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। बेसिकली बियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए क्रिएट होती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कोई भी न्यू डिज़ीज़ आ जाती है। अब इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट, इसका क्योरमेंट किस किस तरह से उसे फेस करना है, ये सारी की सारी एक बियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। Biological method. The scientific method in which biological problems are solved is known as biological method. It is basically used for solving biological problems. किस तरह biological problem को solve किया जा सकता है। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि जो इंसान खुद है वो एक बियोलॉजिस्ट है। हर इंसान एक बियोलॉजिस्ट कहलाया जा सकता है। कैसे? जो इंसान विलेजेस वगैरह में रहते हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो मुख्तलिफ़ एनिमल्स एंड प्लांट्स को फेस करते हैं, तो वो ये जान लेते हैं कि एक एनिमल का बिहेवियर क्या है, उसको समझ लेते हैं। इस तरह ये भी जान लेते हैं कि प्लांट है वो हमारी लाइफ में क्या असरात रखते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उसका यूज़ क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। दैट्स वाई बियोलॉजिकल मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग बियोलॉजिकल प्रॉब्लम। बियोलॉजिकल मेथड हैव डिफरेंट स्टेप्स। सो स्टेप बाय स्टेप जो है हम वो एक एक करके पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। The first step is recognition of biological problem. It is made by our 5 senses: vision, hearing, smell, taste and touch. Recognition of biological problem क्या है? इसमें साइंटिस्ट जो होते हैं, बियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है उसको सामने रखते हैं। उसको सामने रखते हुए एक डेटा बनाते हैं। उस डेटा में सारा ये इंफॉर्मेशन होती है कि जो बियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है, कहाँ से आई है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, वो क्या चीज़ है, एक डिज़ीज़ है, क्या है, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। Next step is observations. The process of gathering information about events or processes in a careful or orderly way. The information gathered from observations is called data. There are two main categories of data: quantitative and qualitative. So observation क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के मुशाहिदे को मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन कहलाई जाती है। 5 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है ऑब्जर्वेशन। वी ऑलरेडी डिस्कस विजन, स्मेल, टेस्ट एंड टच एंड हेयरिंग। ऑब्जर्वेशन इन 5 चीज़ों से की जाती है। ये जो बियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में किस तरह से सोचा जा सकता है। ऑब्जर्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स: क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इन 2 ऑब्जर्वेशन से आगे फर्दर बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके निकाले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क है। जब हम किसी चीज़ की मिकदार जो होती है, क्वांटिटेटिव में हम किसी चीज़ की मिकदार जो होती है वो देखते हैं, और क्वालिटेटिव में चीज़ किस तरह से, उसकी क्या क्वालिटी है, क्वालिटी की चीज़ की क्वालिटी चेक करते हैं। हम बाज़ार जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ड्रिंक लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि ड्रिंक का साइज़ क्या है, हाफ़ लीटर में है या फुल लीटर में है। ये तो मिसाल हो गई है क्वांटिटेटिव की, जो हम जो है वो मिकदार चेक करते हैं कि वो हाफ़ लीटर है या फुल लीटर है। अब क्वालिटी की बात की जाए तो अब दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, क्वालिटी। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि आया वो कोल्ड है या वो गर्म है।
वो हॉट है या कोल्ड। ये जो हम देखते हैं ये हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन दोनों को मिलाकर ऑब्जर्वेशन क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। A hypothesis is a proposed scientific explanation for a set of observations. It should be general statement, it should be a tentative idea, it should be kept as simple as possible. So hypothesis क्या है? Basically it is the tentative explanation of theory. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेनेशन होती है जो जुटलाई भी जा सके, जो रद्द की जा सके, जो गलत भी होती है, जो रिजेक्ट हो जाती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। जब ऑब्जर्वेशन बन जाती है तो उसको रिजेक्ट करने के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह उसको रिजेक्ट किया जाए। तो वो चीज़ जो होती है वो हाइपोथेसिस में आती है। अब हाइपोथेसिस जो है वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। इसको बोलते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक भी हो सकती है और गलत भी। अब इसको बनाया कैसे जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं इसको बनाने के लिए, किस तरह की होनी चाहिए हाइपोथेसिस हमारी। साइंटिस्ट बियोलॉजिस्ट जब भी कोई हाइपोथेसिस देते हैं तो ये बहुत ही सिंपल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि इसको रिजेक्ट करने की कोशिश की जाए। जब भी कोई बियोलॉजिस्ट कुछ डिस्कवर करते हैं या कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन देते हैं या हाइपोथेसिस देते हैं तो फ़ौरन ही इन पे वर्क ये शुरू होता है कि इसको किस तरह से जुटलाया जाए। अब अगर वो नहीं जुटलाई जाती, वो नहीं रिजेक्ट की जाती तो वो एक लॉ बन जाती है। और नेक्स्ट स्टेप इज़ डिडक्शन। उसी से आगे जो है वो डिडक्शन निकलती है, डिडक्शन वगैरह। अब डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन भी एक किस्म का मुशाहिदा ही होता है। हम इस तरह से फॉलो करते हैं कि एक साइंटिस्ट है, उसने प्लांट के एक सेल पे सर्च किया है, इसके सेल में उसने फाइंड किए न्यूक्लियस। ठीक, उसने न्यूक्लियस फाइंड किए सेल में। अब उसने प्लांट के सिर्फ एक सेल पे सर्च किया है और इस सेल में उसको न्यूक्लियस मिला है। इस न्यूक्लियस से उसने ये डिटरमाइन किया है, ये अंदाज़ा लगा लिया है कि प्लांट के जितने भी सेल होंगे उन सब में न्यूक्लियस होगा। इसे कहते हैं डिडक्शन, कि एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उसने ये कह दिया कि प्लांट्स के जितने भी बाकी सेल्स होंगे उसमें न्यूक्लियस अवेलेबल होगा। अब इस एक प्लांट को देखकर उसने ये कह दिया कि जितने भी प्लांट्स होंगे सब में ज़ाहिर सी बात है सेल मौजूद होंगे। डिडक्शन में हम अपनी सोच के हिसाब से एक चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स। कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह से सर्च की, लाइक एक स्पैरो है, साइंटिस्ट ने रिसर्च इस तरह से की, एक स्पैरो उसने देखा। अब स्पैरो में उसने ये देखा और वो ये भी जानता है कि स्पैरो एक बर्ड है। अब उसने इस स्पैरो पे क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि स्पैरो की विंग्स होते हैं, उसके पर होते हैं। अब उसने दूसरी बात क्या देखी, वो किसी भी परिंदे को नहीं जानता, उसने सिर्फ़ और सिर्फ देखा तो स्पैरो को देखा है। और स्पैरो एक बर्ड है और बर्ड के इसने क्या देखे, विंग्स। अब उसने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि स्पैरो जो है वो एक बर्ड है और उसके विंग्स हैं। अब इसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जितनी भी बर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, सब की विंग्स होंगे। अब दूसरी तरफ उसने सब बर्ड्स को देखा हुआ है लेकिन उसने स्पैरो को नहीं देखा। अब जितनी भी बर्ड्स हैं सब की विंग्स हैं। उस बात से इसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो स्पैरो होगी वो भी एक बर्ड है और उसकी भी विंग्स होंगे। तो ये होती है डिडक्शन। इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन आ जाती है कि एक्सपेरिमेंटेशन किस किस तरह से की जाती है। इससे पहले एक साइंटिस्ट है डार्विन एक साइंटिस्ट है, उसने एवोल्यूशन पे बहुत वर्क किया है।
इवोल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ इवोल्यूशन? डिफरेंट चेंजेस जो आ रही हैं वक्त के साथ साथ। लाइक अगर सिंपल सी बात की जाए, हम बर्ड्स को ले लेते हैं। आजकल के जो बर्ड्स हैं, अब अगर इन बर्ड्स को देखा जाए तो अर्ली हिस्ट्री में चले जाएं तो ये बर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। पहले ज़माने में, पहले हिस्ट्री में जो है वो बर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। वो क्यों? बेसिकली बर्ड्स जो है ये डिसेंडेंट है किसके डिसेंडेंट है? रेप्टाइल्स के। बर्ड्स इवोल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से। रेप्टाइल्स जो है वो बर्ड्स के एंसेस्टर हैं और बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स के डिसेंडेंट हैं। अब ये जो चेंज आई है, रेप्टाइल से जो बर्ड हैं बने हैं, ये इवोल्यूशन आई है, इसको स्टडी किया था डार्विन ने। बेसिकली ये भी एक प्रॉब्लम है कि किस तरह रेप्टाइल से बर्ड्स इवोल्व हो गए, तो ये एक साइंटिस्ट के लिए प्रॉब्लम थी। इसको स्टडी किया डार्विन ने। अब जब डिडक्शन वगैरह हाइपोथेसिस सब कुछ बन जाता है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन का। What is experimentation? The most basic step of biological method is experimentation. Biologists perform an experiment to see either the hypothesis is correct or not. Through experiment, scientists come to know that which hypothesis is correct, the correct hypothesis is accepted and other are rejected. एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है? अब साइंटिस्ट ने डिटेक्शन तो दे दी, इसके बाद इसे ये एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए कि आया इसको जुटलाया जाए, किस तरह से उसको जुटलाया जाए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को जुटलाया भी जाता है और नहीं भी जुटलाया जाता। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, जैसे लॉ बन जाता है, थ्योरी बन जाती है। लॉ कब बनता है? बेसिकली लॉ उस वक्त बनता है जब कोई भी थ्योरी पेश की जाए और उसको जुटलाया ना जा सके, तो वो लॉ बन जाता है। लॉ एक कानून बन जाता है कि ऐसा है, लाइक जैसे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में जो है इसके बाद आता है एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, अब ये देखना है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए दो ग्रुप को लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड उसके बाद होगा कंट्रोल ग्रुप। अब जो कंट्रोल ग्रुप है ये स्टडी किस पे की जाएगी? बेसिकली स्टडी इस चीज़ पे की जाएगी कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी नेसेसरी है, कितनी ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की एक पौधे के लिए। यानी कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी फूड प्रोड्यूस करने के लिए, इस प्रोसेस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए होती है, इसकी कितनी ज़रूरत होती है, ये हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। इस पे ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये था, इस ग्रुप को जो प्लांट दिया गया इसमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें जो फोटोसिंथेसिस दी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ईज़िली अवेलेबल थी, फ्रीली अवेलेबल थी। अब दोनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। जो सच बात निकली कंट्रोल ग्रुप की, वो क्यों? कंट्रोल ग्रुप जो था उस ग्रुप में प्लांट अवेलेबल थे, उनमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल थी। इस वजह से जो कंट्रोल ग्रुप था उसको करेक्ट कंसीडर किया गया। So our next step is summarization of result. In the next step, biologist gets quantitative data from experiment. Scientists then have to summarize the data they got, then they make the result. समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट में क्या आ चुका? जितने भी आपका रिज़ल्ट आएगा उसको समराइज़ किया जाए, उसको कलेक्ट किया जाए।
यानी कलेक्ट करना, उसको टुगेदर करना, एक जगह पे इकट्ठा करना, एक डेटा बनाना। अब जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए उसको एक समराइज़ किया जाता है, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। अब जो लिस्ट होती है बेसिकली वो एक डेटा बनाता है, वो स्टैटिकल थ्योरी होती है कि किस किस तरह से इसको बनाया गया। So our next step is reporting the result. In the next step, the summarized results are reported to the international laboratories. Publish of result is an essential part of scientific method. अब हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, हर एक चीज़ को चेक कर लिया, उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको हाइपोथेसिस किया, उसके बाद उसकी एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन बनाई। अब उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जो रिज़ल्ट आया है रिपोर्ट किस तरह करना है, उसको रिपोर्टिंग करनी है। जो रिज़ल्ट आ गया है हमारे पास, बियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसको डेटा की शक्ल में बनाते हैं, फिर आगे उसको रिपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ बुक्स में, फिर आगे वो हम तक पहुंचते हैं जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होते हैं। So our last and next step is theory and law. In the next step, when the reporting results are taken, right, it become theory. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो रिपोर्टिंग रिज़ल्ट है वो जब सही साबित हो जाते हैं, दुरुस्त साबित हो जाता है रिज़ल्ट, उसको जो है थ्योरी बोलते हैं, वो थ्योरी बन जाती है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती उसको थ्योरीज बोलते हैं। इफ़ अ थ्योरी कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जब उन थ्योरीज पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बाद उसको सपोर्ट किया जाता है उस रिज़ल्ट को, इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल। तो वो थ्योरी क्या बन जाती है, वो लास्ट में लॉ कानून बन जाता है या प्रिंसिपल बन जाता है जो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।